इमेजिन करो कि आप एक कार के अंदर खुद ही बैठे हो, तो अगर आप इस कार के अंदर खुद बैठ जाओगे तो मतलब कार एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। और अगर कार एक्सेलरेट हो रही है और आप भी कार के अंदर हो, इसका मतलब ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेशन में है। और अगर ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेशन में, तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखो, अगर एक सर्कुलर ट्रैक है ऐसे, ऑफ कोर्स ये सर्कुलर ट्रैक कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। यहां पे आपका व्हीकल है, तो इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का मैंने एक सेक्शन ही यहां ड्रॉ किया है, ठीक है। इस जगह पर आपका व्हीकल है। अब जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो कि इस सर्कुलर ट्रैक का एक सेंटर होगा, तो ऑफ कोर्स यहां पर भी मैं एक सेंटर बनाता हूं। सर्कल का रेडियस होता है, तो यहां पर भी इसका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इतना तो सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले दो ऐसे रूल हैं जो आपको इजीली समझ में आने चाहिए, तभी आपके लिए डेरिवेशन थोड़ा सा इजी जाएगा। मैं होप करता हूं कि आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा, एनएलएम जो चैप्टर है 11th में, तो वहां से ये दो रूल आते हैं। वो दो रूल मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। पहला, जो वेट है, वेट इज इक्वल्स टू mg, तो वेट ऑलवेज एक्ट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट ऑलवेज एक्ट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जो दूसरा रूल है वो है नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स perpendicular to the surface। इसका अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको, तो मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे रख दिया है, तो ऑफ कोर्स इस ब्लॉक का वेट नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए मैंने नीचे के डायरेक्शन में पुट किया mg। दूसरा रूल क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। तो क्या ये मेरा सरफेस है? तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये मार्कर देखो, तो मेरा हाथ ये है सरफेस, और ये जो मार्कर है ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसे ऊपर की साइड लगेगा, ठीक। तो नीचे की साइड mg, ऊपर की साइड नॉर्मल रिएक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो अगर ये दोनों रूल आपको पता है, तो आगे हम लोग डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं ना। अब पहला अजम्पशन क्या लेना है कि हम व्हीकल एज अ पॉइंट मास, व्हीकल को हम एक पॉइंट मास अज्यूम करके चल रहे हैं। अब ये इसलिए क्योंकि कोई भी व्हीकल बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ऑफ कोर्स उस पे बहुत सारी फोर्सेस लगेंगी, लेकिन उतनी सारी फोर्सेस कंसीडर करना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं। इस वजह से एक बड़े से व्हीकल को हमने एक छोटा सा पॉइंट मास अज्यूम किया, और फिर उस पे लगने वाली फोर्सेस को हमने ड्रॉ करना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो पहला असम्पशन है कि व्हीकल हमारा क्या है? एज अ पॉइंट मास। अब जरा इस पे लगने वाली कंडीशंस को ड्रॉ करते हैं। मैं काम करता हूं, इस व्हीकल का एक फ्रंट व्यू ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये कुछ ऐसा मैंने इसको एक पॉइंट मास अज्यूम कर लिया कि ये है हमारा व्हीकल, ये हमारा सेंटर, और ये इसको चलो ऐसे बना देते हैं। ये हमारा व्हीकल हो गया, ठीक। ये हमारा रेडियस हो गया। इसी का ये टॉप व्यू था, ये हमारे व्हीकल का टॉप व्यू था, ये फ्रंट व्यू मैंने बना दिया है, ठीक। तो अब इसमें बताओ, क्या ये आपको सेम वही ब्लॉक वाली कंडीशन नहीं लग रही है? ये ब्लॉक में नीचे के डायरेक्शन में क्या लगने वाला था? नीचे के डायरेक्शन में आपका mg हो गया, मतलब क्योंकि वेट ऑलवेज एक्ट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। अच्छा, ऊपर क्या है?
नॉर्मल रिएक्शन। ये दो चीजें तो एकदम ही सॉर्टेड है। आगे बात करें, दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है जहां पे ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है जहां पे ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेशन में हो। ठीक है, ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर जो 11th में वहां पे है। अब हमको समझना है कि इस डेरिवेशन को कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किया जाए ताकि ये जो हमारा डेरिवेशन है काफी इजी हो जाए। अब इसके लिए मैं तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्या बेटर अप्रोच होगा। इमेजिन करो कि आप एक कार के अंदर खुद ही बैठे हो, तो अगर आप इस कार के अंदर खुद बैठ जाओगे तो मतलब कार एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, और अगर कार एक्सेलरेट हो रही है और आप भी कार के अंदर हो, इसका मतलब ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेशन में है, और अगर ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेशन में, तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या इतनी कहानी क्लियर है? अब समझना है कि यहां पे हम व्हीकल को एक कर्व रोड पे लेके आ रहे हैं, तो इसका इमेजिनेशन कैसे करेंगे? इमेजिन करो कि आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, आप पीछे बैठे हुए हो। अब आपके पापा ने एकदम शार्प टर्न लिया, एकदम तीखा टर्न ले लिया है, तो हमेशा ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि दरवाजा खुलेगा तो आप बाहर गिर जाओगे। जितने भी ड्राइवर हैं या फिर कभी भी आप किसी भी व्हीकल में, कार में सफर करते हो, तो ड्राइवर आपको जरूर वार्निंग देता है कि दरवाजे को लॉक कर लो। क्यों बोल रहा है लॉक करने के लिए? क्योंकि जब आप कार को टर्न करोगे तो एक फोर्स फील होगा आपकी बॉडी को, और वो फोर्स आपको बाहर की तरफ धकेलेगा, इसलिए आप दरवाजे को लॉक करने बोला जाता है। क्योंकि अगर लॉक नहीं किया, पता चला दरवाजा खुल गया और आप भी बाहर गिर गए। ठीक है, तो 4 पैसेंजर गए थे, पहुंचेंगे सिर्फ 3, एक तो गया। ठीक है, तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि अगर आपको जो फोर्स बाहर की तरफ फील हो रही थी, उस फोर्स का नाम क्या है? तो क्या ये एक सर्कुलर मोशन था, क्योंकि सर्कल पे भाग रही है गाड़ी? आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि जो फोर्स सेंटर की तरफ लगती है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। सेंट्रीपिटल का लिटरल मीनिंग ये है, टुवर्ड्स द सेंटर। और दूसरी फोर्स, अब ये तुमको सेंटर से अवे धकेल रही है, इसका मतलब ये कौन सी फोर्स फील होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब यहां की तरफ हमको एक फोर्स फील हुई जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैंने यहां लिखा कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। ठीक, यहां पे हमको लीनियर स्पीड कैलकुलेट या लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, इसी वजह से मैंने mv²/r लिया है। ठीक, अब बात समझना, आगे की कहानी देखते हैं। क्या नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है? इसका मतलब हमारे वेट को बैलेंस कर दिया किसने? नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन अभी भी आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ धकेल रही है। ऐसे इमेजिन करो कि अगर आप एक पहाड़ी पे गाड़ी को टर्न करा रहे थे और अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंटिन्यू धक्का देते जा रहा है, तो कैसा टाइम आएगा कि आपकी गाड़ी तो नीचे गिर जाएगी। ठीक, लेकिन आपको उसी से तो बचना है। इसका मतलब यहां पे कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कोई बचाने के लिए चाहिए कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ धकेल रहा है तो अंदर की तरफ बचाने वाला भी तो कोई चाहिए, और वो बचाने वाली फोर्स को नाम क्या देंगे हम? फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स 11th में पढ़ा आपने कि अगर आप एक स्पीड में बहुत ज्यादा गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है, आप 80 की स्पीड में बाइक को चलाते जा रहे हो और अचानक से आपने देखा आगे कि किसी ने बहुत ज्यादा तेल पलट दिया है रोड पे, तो आप स्पीड कम करते हो ना, कि लेके चले जाते हो सेम स्पीड में? ऐसा तो कर नहीं रहे हो, क्योंकि अगर लेके जाओगे तो गाड़ी कहीं और होगी, आप कहीं और होगे, पॉसिबिलिटी यही है। इसका मतलब आपके ब्रेन को पता है कि अगर ऑयल आ रहा है तो फ्रिक्शन कम हो गया और आपकी गाड़ी स्किड हो जाएगी। इसका मतलब इस सेंट्रीफ्यूगल से जो बचाने वाला हीरो है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इसका मतलब बाहर की तरफ mv²/r और अंदर की तरफ लगा फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पे देखो हमारा एफबीडी लगभग क्लियर हो गया। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, राइट साइड mv²/r और लेफ्ट साइड फ्रिक्शनल फोर्स। अब आगे समझते हैं, जब भी हम एक कर्व पे व्हीकल को मूव करा रहे हैं तो हम चाहेंगे ना कि हमको पहले से ही पता हो कि मैक्सिमम स्पीड कितनी रखें।
है ना। जैसे मान लो आपको किसी ने बताया नहीं कि इस पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, आपकी मैक्सिमम स्पीड इतनी है, 40 से 50 है, किसी ने बताया नहीं, आप गए 80 की स्पीड में टर्न करने लगे, तो आप मर जाओगे ना। तो मरने से बचना है। उस मरने से बचने के लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि इस टर्न पे मैक्सिमम स्पीड इतनी है। जहां पर भी शार्प टर्न होते हैं रोड पे, वहां पे पहले से ही लिखा रहता है स्पीड लिमिट कि मैक्सिमम स्पीड 40, मैक्सिमम स्पीड 50। ये वही कैलकुलेशन है, क्योंकि अगर ऐसा ना करे ना तो आपकी गाड़ी पहले रोड पे चल रही थी, बाद में खेत में चलेगी, गाड़ी उड़ जाएगी ना। समझो इतना, ठीक। इसका मतलब हमको हमेशा कर्व पे बचाने के लिए हमको मैक्सिमम स्पीड चाहिए। तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो इसको बचाने के लिए फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लगेगा। अरे जल्दी बोलो यार। ये अगर मैक्सिमम है, ये बहुत तेजी से आपको बाहर खींच रहा है, तो उसको बचाने के लिए फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लगेगा। इसका मतलब हम इक्वेट करेंगे। सबसे पहले देखो n, इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन कर रहा है? हमारा प्यारा mg, मतलब वेट बैलेंस कर रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ m, नीचे की तरफ mg। दूसरा चीज, इस सेंट्रीफ्यूगल, ये जो विलन है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? फ्रिक्शन नाम का हीरो, ठीक। वैसे फ्रिक्शन यहां ही हीरो है, हर जगह हीरो नहीं होता, कहीं कहीं ये विलन भी हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब इस Fs मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? mv²/r। अब बिकॉज ऑफ हम मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं तो स्पीड भी हमारी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और अगर ये मैक्सिमम है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स से बचाने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। आगे समझते हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है μs × n। μs होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और n मतलब नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब इस Fs की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? μs × n। तो इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो ध्यान देखो, इस 3 से मैं वैल्यू को उठाऊंगा, कहां पुट करूंगा? 2 में। तो Fs की जगह मैं पुट किया क्या? μs × n। तो ये हो जाएगा μs × n। फिर से देखो, Fs की वैल्यू क्या है? μs × n। तो Fs की जगह पुट किया μs × n इज इक्वल्स टू m v², कौन सी? मैक्सिमम अपॉन r। अब ध्यान से देखो, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब जरा यहां तुमको नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है? दिखा? और क्या यहां पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है? mg। इसका मतलब अब फिर से इस mg को उठाओ और n की जगह पुट कर दो। तो मतलब हमारा वैल्यू हो गया μs, n की जगह पुट किया m × g इज इक्वल्स टू, इधर क्या है? m v²m अपॉन r। अब देखो, मास से मास कैंसिल हो गया, इसका मतलब सिर्फ बचा क्या? μs g इज इक्वल्स टू v²m अपॉन r। और क्या हमको यही मैक्सिमम स्पीड चाहिए थी? तो इस r को इधर भेज दो। तो v² इज इक्वल्स टू r μs × g या फिर μs rg। सो v max इज इक्वल्स टू √μs r। ये है आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अब जब भी आप मान लो गाड़ी लेके गए, तो हमेशा नहीं तो आप मैक्सिमम स्पीड इतनी रखो और नहीं तो इससे कम। ज्यादातर सजेस्ट करूंगा कि स्पीड लिमिट से कम पे ही चला करो, नहीं तो पता चला जरा सा एक्सेलरेशन डाउन, ठीक है, तो बच जाओगे। लेकिन अगर किसी ने जरा सा बूस्ट किया, एक्सेलरेशन अप किया, तो कहीं और ही आप अप हो जाओगे। बात समझ रहे हो ना? इसी वजह से ये कैलकुलेशन बनाई जाती है, इसी वजह से स्पीड लिमिट दी जाती है कि हम समझदारी से काम करें और अपनी ये जो लिमिट हमने यहाँ पे डिराइव किया है उस लिमिट में ही व्हीकल को चलाएं, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में आपने देख लिया है कि वेलोसिटी क्या होगी व्हीकल की जब व्हीकल एक रोड पे या सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रहा हो। ये स्पीड हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मौत करूंगा बेसिकली वेल ऑफ डेथ देखने वाले हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो यार, वीडियो हो गया है। नेक्स्ट वीडियो पे जाओ, जल्दी जाके वीडियो देखो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।